जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म ईडू अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। बिहार दरोगा, और बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको घटना चक्र पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। समझिए, घटना चक्र को छोड़ के आप रिजल्ट ला ही नहीं सकते। मतलब घटना चक्र अनिवार्य है पढ़ना। अगर बिहार दरोगा बनना है, बिहार दरोगा की तैयारी करना है, तो आप घटना चक्र को नहीं छोड़ सकते। घटना चक्र को नहीं छोड़ सके, इसके अलावा आप और कोई बुक पढ़िए, लेकिन साथ में घटना चक्र पढ़ना अनिवार्य है। मतलब घटना चक्र पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है, ठीक। और हम लेके आए हैं घटना चक्र का सीरीज। घटना चक्र सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं संविधान से। किससे? पॉलिटी से। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, कम से कम ये तीन तो आपको, और साथ साथ इकोनॉमिक्स भी हो जाए, इतना तो हमें घटना चक्र से करना जरूरी हो जाता है, ठीक। क्योंकि घटना चक्र को छोड़ के आप 100% कर रहे हैं कि घटना चक्र को छोड़ के आप रिजल्ट नहीं ला सकते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बिहार दरोगा में घटना चक्र से हू बहू ले लिए जाते हैं, हू बहू उठा लिए जाते हैं, ठीक। तो आप घटना चक्र को नहीं छोड़ सकते। चलिए, इन सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र का संविधान। और पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? मतलब किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश है। और इनके साथ साथ तीन अन्य न्यायाधीश में थे लेम्बर्टर, चैम्बर्स एवं हाइड, ठीक। तो इन तीनों का नाम भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पहला है। साथ साथ हम लोग विश्लेषण करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, अभी हम लोगों ने पढ़ा, सही है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई, सही कथन है। लिम्बेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे, ना कि लेम्बेस्टर। अन्य न्यायाधीश में लेम्बेस्टर, चैम्बर्स एवं हाइड, ये तीन अन्य न्यायाधीश थे। तो कौन सा कथन सही है? तो सही कथन अपना हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आ जाइए, सुमेलित कर लेते हैं। पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। मतलब नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? नियंत्रण परिषद की स्थापना तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ईसाई मशीनरी यानी इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? 1813 में। कब दी गई? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। चलिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इसका विश्लेषण भी। विश्लेषण जरूरी होता है क्वेश्चन पे, अगर पकड़ करना है, पकड़ बनाना है, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का विश्लेषण पढ़िए। विश्लेषण भी आप नहीं छोड़ सकते। आ जाइए, तो हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, समझते हुए चलेंगे। और अनिवार्य है, समझिए, अनिवार्य है घटना चक्र दरोगा के लिए। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। पिट्स का भारतीय अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना, यही नियंत्रण परिषद दे देता है हिंदी में तो कंफ्यूज कर जाते हैं। वहीं दे दे आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो याद रहता है क्या? पिट्स का 1784 का अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813, ईसाई मशीनरी, इंग्लिश मशीनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तो 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव, तो 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कौन सा एक्ट, तो 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी सही है। दूसरा है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो 1813 के अधिनियम के तहत, लेकिन उस समय मिला नहीं था बल्कि मिला था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, ठीक, ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, इसके कारण प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, तो तीनों की तीनों कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन अपना सही है। आ जाइए डिस्कशन पढ़ लेते हैं इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा, जो उन लोगों की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। कितना, 1 लाख रुपए खर्च को। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी, जो वहाँ था लेकिन वहाँ उस समय दिया नहीं गया था, बल्कि यही 1823 में आता है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका गठन किया गया और इसकी जिम्मेदारी दी गई कि आपको शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो अनुदान है उसकी खर्च किया जाए। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य थे इस समिति में, जिसमें आंगल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक थे। आंगल विवाद एवं प्राच्य, प्राच्य मतलब प्राचीन, जो प्राचीन शिक्षा के समर्थक थे, तो दोनों यहाँ सम्मिलित थे। आंगल शिक्षा के समर्थकों के नेता थे कौन, ट्रेवलिन। आंगल शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, इस शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे, तो ट्रेवलिन। कौन थे, ट्रेविलियन थे। जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक। तो कहीं पूछ दे कि प्राच्य शिक्षा के समर्थक कौन, तो एच.टी. प्रिंसेप। प्राच्य शिक्षा के समर्थक, प्राच्य मतलब प्राचीन, तो प्राचीन शिक्षा के समर्थक एच.टी. प्रिंसेप और आधुनिक शिक्षा आंगल शिक्षा के समर्थक तो ट्रेवलिन। चलिए इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, तो 1835 लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव, लॉर्ड मैकाले 1835। उसके बाद देखिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ चाय के साथ व्यापार और पूर्वी देश में चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया मतलब इस छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार मतलब इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब अन्य के लिए खोल दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम, और यही पूर्णतः चाय और चीन भी ये पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है एकाधिकार को, तो 1833 के तहत पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक, आ जाइए देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया। तो समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, तो 1833 चाय और चीन को छोड़ के, तो 1813। ठीक, और तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही संपन्न करने थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो देखिए ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम। पूर्णतः समाप्त बोले तो 1833 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1813 के संबंध में, तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो सही, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1813 में समाप्त कर दिया गया, तो ये तो सही है। दूसरा कथन है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। क्राउन की संप्रभुता को क्या किया, सुदृढ़ किया, तो ये भी कथन सही है। ठीक, तीसरा कथन है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये गलत है।
भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आता है? ये आता है 1858 में। कब आता है? 1858। 1857 में क्रांति आती है, उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है। तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद मतलब ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया जाता है भारत का राजस्व। ठीक, तो ये कथन गलत है। या तो 1813 के बारे में ये कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन सही है? तो ए और दो, एक और दो कथन सही है। आ जाइए विश्लेषण पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक, इसके अलावा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता, इस एक्ट के माध्यम से ही कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये दोनों कथन में भी था सही है। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। 20 वर्ष का कानून आ जाता है। 1813 के बाद एक बार 1830 में कानून बनेगा। ठीक, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इसीलिए इस प्रकार का प्रश्नगत कथन एक और दो सही है, परंतु 3 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। कब लाया गया ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में? तो 1858 के अधिनियम के तहत, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, ठीक है, नहीं, भारत के सचिव, भारत सचिव तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। आइए विश्लेषण पढ़ते हैं इसका। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को उसके धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। ठीक, क्या क्या कहा गया इसमें? 1833 के अधिनियम में कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को उसके अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के कारण भी हो कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो 1833 यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछे हुए भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और दरोगा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो याद कर लीजिए या रट लीजिए, कहिए जो भी कहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कहने का मतलब अब चैप्टर चेंज हुआ। अब जो है यह ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से आता है। ठीक, यानी 1857 में 1858, तो 1858 में क्या हो जाता है, माने कंपनी का शासन जो है वह ब्रिटिश संसद के अधीन चला जाता है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन चला जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। 1861 देखिए, पहला कथन है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। एक कथन गलत है, यह कथन गलत है। देखिए यहाँ जो है 5 सदस्य थे, कितने? 5। चलिए तो ठीक है, मतलब यहाँ कितना? 5। तो यह कथन अपना गलत हो जाता है, यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम कितना कर दिया गया? 6, और अधिक से अधिक कितना कर दिया गया? 12। मतलब कम से कम 6 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रहेगा 1861 में। तो ये कथन क्या है? सही है, ये कथन सही है। और तीसरा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में। तो ये भी कथन सही है 1861 के भारत प्रसिद्ध अधिनियम के बारे में। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 कथन क्या है? सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अपना आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 कथन क्या है? सही। आइए पढ़ लेते हैं इसका डिस्कशन।
क्योंकि मेन यही है, डिस्कशन पढ़ना जरूर है, विश्लेषण पढ़ना बहुत जरूरी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? 5 सदस्य, मतलब एक राजस्व के लिए, एक सैन्य के लिए, एक कानून के लिए, 3 वित्त चौथा और गृह पांचवा, 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य 1874 में शामिल होता है, जो कि लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा था। 1874 में छठा सदस्य जुड़ा था, उससे पहले 5 ही सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्य, जो विधायी कार्य है, तो विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितना कर दिया गया? 6। न्यूनतम कितना? 6, और अधिकतम कर दिया गया 12। विधि निर्माण के लिए यानी विधायी कार्यों के लिए, तो विधायी कार्यों के लिए यह अतिरिक्त सदस्य है, कार्यकारिणी परिषद की सदस्य नहीं है, अतिरिक्त सदस्य। तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दिया गया, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया गया था। कितने अवधि के लिए? मात्र 2 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया गया था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है कि अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधा गैर सरकारी। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में कोई भी भेद नहीं किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला है, किस 1892 का अधिनियम, पहला कथन है कि इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। 20 जून 1892 को लागू किया गया, जो कि गलत है। यह लागू हुआ था 3 फरवरी 1893 को। ठीक, तो छोड़ दीजिए। उसके बाद है कि कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए आंसर में स्टार लगा दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। तो देख लेते हैं अब इसका विश्लेषण। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, यानी वहाँ राजा महाराजा के द्वारा, राजाओं या रानी के द्वारा 20 जून को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लागू नहीं किया गया था इस समय। यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। इस प्रकार से हो जाता है कि कथन एक सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 कर दिया गया और अधिकतम 16 कर दिया गया, जो कि हम लोग वहाँ पढ़े कि 1861 में के तहत 1874 में आया था। उस समय न्यूनतम 6 कर दिया गया था, अधिकतम 12 कर दिया गया था, 6 से 12। और यहाँ न्यूनतम 10 और अधिकतम 16, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दिया गया। ठीक है, और इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने, तो वहाँ भी आधा गैर सरकारी और यहाँ भी आधा गैर सरकारी। ठीक, उसके बाद देखिए तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। 6 सरकारी और 10 गैर सरकारी सदस्य। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों, जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो, शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि दूसरा कथन में क्या था कि 24 में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। यहाँ कितना 10 और 16 कर दिया गया था, बढ़ा के 10 और 16 कर दिया गया था, आधा दिया गया था, जिसमें 6 सरकारी और 10 गैर सरकारी कर दिया गया था। ठीक, तीसरा मतलब तो अगला पॉइंट उसके बाद है आगे कि 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। 1892 के अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, और जो प्रश्न पूछ सकते हैं वो 6 दिन की पूर्व नोटिस पर, सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन यह प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न मतलब उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक, तो तीसरा कथन भी सही नहीं है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892
बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और साथ साथ 6 दिन की पूर्व नोटिस पर 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार, जो कि पूरक नहीं था, मतलब अनुपूरक प्रश्न। कौन सा? अनुपूरक प्रश्न। चलिए पढ़ ले, इसको पढ़ लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था 1892 में। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा देखी गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? तो यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मार्ले मिंटो सुधार 1909। आ जाइए इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे कहा जाता है क्या? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि 1909 का अधिनियम संबंधित है तो पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। चलिए उसके बाद, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना? भारत में संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई वह 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसमें ऑप्शन नहीं है तो अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघीय न्यायालय 1935 ध्यान में रखना है। देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। लेकिन कब किया गया? तो 1937 में किया गया, 1 अक्टूबर 1937 को। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएवर थे, सर मॉरिस गुएवर। और वहाँ हम लोग पढ़े 1773 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। और वहीं 1935 में जो न्यायालय की स्थापना हुई और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन? मॉरिस गुएवर। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर 1937 को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बन जाता है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन को 1935 में समाप्त कर दिया गया। 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके इसको कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। हमें याद करना है कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया 1935 में और प्रांत में 1919 में, और प्रांत में 1935 में समाप्त करके केंद्र में शुरू कर दिया गया। चलिए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना की गई तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांत में समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 1919 में प्रांत में शुरू किया गया, 1935 में प्रांत में समाप्त करके केंद्र में शुरू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया तो इसमें संघीय भाग को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित, आरक्षित एवं हस्तांतरित। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन, तो भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 की, तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक निर्वाचक मंडल, 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, तो दूसरा कथन अपना गलत हो जाता है। ठीक, और 1919 को कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, और देखिए
केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरित किया गया। तो ये भी सही है, मतलब 1 और 3 सही है। सही उत्तर चुनना है तो 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। आ जाइए पढ़ लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। इस अधिनियम के भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय थे चेम्सफोर्ड, इसीलिए कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो इनके कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्विदिश शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। द्विदिश शासन 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ठीक, देखिए आरक्षित विषय, जो आरक्षित विषय थे तो आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए। जो आरक्षित विषय थे वो प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम के तहत ही 1909 में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रहा बल्कि यह सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। मतलब सांप्रदायिकता की व्यवस्था को विस्तारित किया गया 1919 में। वहाँ जहाँ मुसलमान तक ही सीमित था, 1919 के अधिनियम के तहत सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तक विस्तारित कर दिया गया। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास के संबंध में द्विदिश शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्विदिश शासन मतलब प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन करना। 2 प्रवर्गों में विभाजन, आरक्षित एवं हस्तांतरित, जो कि हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? आरक्षित विषय इसमें से कौन था? तो आरक्षित विषय में देखिए, आरक्षित विषय में कौन? आरक्षित विषय और हस्तांतरित। आरक्षित विषय जो कि किसके? गवर्नर के अधीन, गवर्नर जनरल। तो इसमें हो जाएगा अपना न्याय प्रशासन, जो कि न्याय करेगा वो। ठीक, भू राजस्व और पुलिस। स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन इसमें नहीं आएगा। क्या क्या आ जाएगा? न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस आरक्षित विषय में। किसमें? आरक्षित में। अपना आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सी। देखिए पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्विदिश शासन की स्थापना। प्रांतों में द्विदिश शासन की स्थापना। सिर्फ सुनिएगा ना, इतना बार रिपीट होगा ना कि खुद एक बार में याद हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को 2 कार्यों में 2 भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित और दूसरा अंतरित या हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस और सिंचाई आदि को रखा गया। मतलब मेन कार्य रखा गया आरक्षित विषय में। न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई वगैरह। जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आदि को रखा गया। ठीक, आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। चलिए, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्विदिश शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रांत में द्विदिश शासन तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, उसके बाद भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। द्विसदन 1919, द्विसदनीय भी कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाई गई। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद और इसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते, मतलब 60 में से 20 सरकारी। निचला सदन जो था केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद विधान परिषद के तहत मान लीजिए राज्य परिषद या राज्यसभा के तहत, और लोकसभा विधानसभा के तहत मान लीजिए केंद्रीय विधानसभा, और इसकी बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा
19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होना था। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत होने का प्रावधान था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या पहले 143 फिर 145। चलिए वो सब छोड़ दीजिए, उतना नहीं जाना हम लोग। उसके बाद देखिए, उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर लिया गया। चलिए छोड़ दीजिए, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका, द्विसदन तो 1919, द्विसदन द्विध शासन प्रांत, देखिए द्विसदनीय 1919, प्रांतों में द्विध शासन 1919। चलिए उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया इसे, में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो देखिए इस समय मतलब वयस्क मताधिकार, वयस्कता ये सब मताधिकार नहीं, बल्कि यहाँ जो है यह सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। यहाँ वोट वही दे सकता था जो कि पढ़ा लिखा हो, जो सरकार को राजस्व देता हो, ठीक है, जो टैक्स देता हो, जमींदार हो, मतलब यही सब जो है वही सब मत दे सकता था। मतों के लिए यहाँ कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो यह जो कथन है अपना गलत कथन है। दूसरा कथन है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये कथन सही है। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें विधानमंडल में महिलाओं के लिए सीट जो है आरक्षित किया गया था। तो एक कौन सा कथन सही है, तो अपना दूसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही है। आ जाइए विश्लेषण पढ़ते हैं तभी तो क्लियर होगा। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था, सभी नहीं, सिर्फ सीमित वर्गों के लिए महिला, और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यहाँ कोई उम्र सीमा वयस्कता नहीं दी गई थी। तो कथन अपना एक सही नहीं है। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 से शुरू होता है 1935 तक विस्तारित होता है, ठीक। तो 1935 में दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए थे, ठीक। तो दूसरा कथन अपना क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो कथन सही है। और इसके लिए 1923-24 में ली आयोग का गठन किया जाता है और लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया जाता है। कब, तो 1926 में। कब, 1926 में। तो पहला कथन अपना सही है। पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो बात सही है। सिविल सेवा में 1941 में ना भारतीयों का प्रतिशत जो था वह यूरोपियों से ज़्यादा था। भारतीयों का प्रतिशत 1941 में सिविल सेवा में यूरोपियों से अधिक था। समझ सकते हैं कि मतलब उस समय भी हम लोग कम रहे थे। तो दोनों कथन सही है। सही उत्तर का देना है तो दोनों कथन अपना सही है। सी 1 और 2 दोनों सही है। आ जाइए पढ़ लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1854 में ही हो गया था तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। मतलब 1854 में आईसीएस लंदन में शुरू हुआ, 1855 में लंदन में परीक्षा भी आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग की जाने लगी। तो भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर कहाँ होता रहा, लंदन में ही होती थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1919 और 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। कब, 1922 में। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में फिर दिल्ली में। यानी कि पहला जो आईसीएस की परीक्षा भारत में ली गई थी, कहाँ ली गई थी, तो इलाहाबाद में ली गई थी। भारत में पहली आईसीएस की परीक्षा कहाँ ली गई थी, इलाहाबाद में। बाद में कहाँ ली गई, तो दिल्ली में ली गई। 1930 के दशक तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से
कम होती गई, 1930 तक कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। समझ सकते हैं। फिर भी अपना देश चलिए कम नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो 1919 का अधिनियम, नया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, तो पकड़ना है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई तो 1919 का अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1919 के अधिनियम के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। पढ़ लेते हैं इसका क्या है, देखिए। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन 20 फरवरी 1921 में किया गया था। तो हमें उतना नहीं ध्यान रखना है, हमें बस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के अधिनियम। कौन से अधिनियम? 1919 के अधिनियम के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1919 के तहत जो निर्वाचन हुआ है, एक तो 1926 और दूसरा 1945, 1926 एवं 1945। तो कहिएगा कि 1937 वाला निर्वाचन किससे हुआ है? तो 1937 वाला निर्वाचन हुआ है 1935 के अधिनियम से। 1937 वाला निर्वाचन किससे हुआ? यह 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। ठीक, तो 1926 1919 के तहत, 1945 भी हुआ 1919 के तहत। चलिए ठीक है, आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1919 के तहत अंतिम निर्वाचन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1945 में, एक 1926 और दूसरा 1945, तो अंतिम 1945 में। उसके बाद राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति तो भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी 1861 से, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 ये भी ध्यान में रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रावधानों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। चलिए उसके बाद है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। आइए इसका विश्लेषण पढ़ते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासनों को लागू किया गया। पहले हम लोग पढ़े कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत है, 1935 में प्रांत में समाप्त करके केंद्र में लागू होता है और इसके तहत प्रांतों में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात किया गया। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रांतीय स्वायत्ता तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ध्यान में रखना है। प्रांतीय स्वायत्ता भारत सरकार अधिनियम 1935
इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्ति या किसको, तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। एक पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है, अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, तो गवर्नर जनरल को। किसको, गवर्नर जनरल को दी गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में नहीं है। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधान पालिकाओं को नहीं, अवशिष्ट विषय किसे दी गई, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो अवशिष्ट शक्ति है यह गवर्नर जनरल को दी गई थी। या किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को, गवर्नर जनरल को। तो अपना आंसर यही हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत है, प्रांतीय स्वायत्ता, तो 1935 सही है। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्विध शासन प्रणाली को समाप्त करके और केंद्र में लागू किया, तो कथन सही है। एक ACD सही है, B अपना गलत है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विध शासन, तो 1935, प्रांत में द्विध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान को किस में, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, सभी तो ये संघीय शासन, अखिल भारतीय संघ, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, अवशेष शक्तियाँ, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी, अवशिष्ट शक्तियाँ, वही अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशेष शक्तियाँ दी गई। तो अवशिष्ट शक्ति किससे दी गई थी, गवर्नर जनरल को। किससे दी गई थी, गवर्नर जनरल को। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय संघ सही है, भारत संघ, अखिल भारतीय संघ क्या है, अखिल भारतीय संघ और फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ, इंग्लिश में लिखा हुआ था फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ, भी सही भी है। संयुक्त भारत ना भारत संघ, भारत संघ। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया थी। क्या था उस समय 1935 के तहत जो प्रस्तावित था उसमें था भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या था, फेडरेशन ऑफ इंडिया था, भारत संघ था, सिर्फ भारत संघ था, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए अखिल भारतीय संघ दिया गया, जो कि सही नहीं है। जैसे अखिल भारतीय संघ पढ़ लेते हैं हम लोग, दे दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था भारत संघ से फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान था उसमें, देश के लिए लिखित संविधान उसमें नहीं था। देश के लिए कोई लिखित संविधान की बात 1935 के अधिनियम में नहीं की गई थी, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। बाद बाकी पढ़ लेते हैं। विधानमंडल की निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना। तो 1935 में लिखित संविधान की बात नहीं थी, ध्यान में रखना है। 1935 में लिखित संविधान की बात नहीं थी। आ जाइए, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। अन्य तीनों विकल्प में भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, और पहला बार वहीं की गए थे सर्वप्रथम। तो क्रिप्स मिशन में तो 1942 में, 1935 की तो बात ही खत्म। उसके बाद देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान में मतलब सबसे ज़्यादा जो बातें हैं, पॉइंट है, वह कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया, लगभग 250 के आसपास एक्ट।
भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है और इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्विसदनीय शासन की स्थापना, प्रांतों में द्विसदनीय शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी म्यांमार, बर्मा भारत से अलग हुआ? तो यह 1935 के अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा जो है, म्यांमार जो है वह भारत से अलग होता है। बर्मा म्यांमार भारत से अलग होता है किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। चलिए ठीक है। उसके बाद अब न्याय संविधान सभा, संविधान सभा मतलब संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया सब क्वेश्चन है, तो टाइम देख लेते हैं उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो 45 मिनट है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। मतलब एक चैप्टर जो है अपना समाप्त होता है, कहने का मतलब एक उससे पहले क्या था, ब्रिटिश ताज, अभी हम लोग पढ़े ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, और उससे पहले था कंपनी के अधिनियम, यानी कंपनी के शासन हेतु जो पारित अधिनियम है, तो कंपनी का अधिनियम और ब्रिटिश ताज का अधिनियम, तो दो अपना समाप्त हुआ। भारत का संवैधानिक विकास अपना समाप्त हुआ, और संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये हम लोग अगले दिन पढ़ लेंगे। तो देखिए, अब बिहार दरोगा की तैयारी करना है तो घटनाचक्र को नहीं छोड़ना है, घटनाचक्र को पढ़ लेना है और अच्छा तरीक़े से पढ़ना है। अगर पढ़ना है घटनाचक्र इस प्रकार से और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें अच्छा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपसे, ताकि हम वीडियो भी बनाएं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।